and a number of important assignments in government of Haryana. Recently, he has retired, and now I will request our distinguished guest, esteemed guest, to introduce himself and interact with you. Thank you, Dr. Goyal. We welcome all the civil services aspirants. As briefly told by Dr. Goyal, I retired from Haryana government. I am a retiree IAS officer from the Haryana cadre. I did my MSc in agronomy, then MSc environmental management and PhD in agriculture. I also studied law, LLB and LLM. I also got an opportunity to do MA English. With the Civil Services 91 examination, I was recommended for railway traffic, but in the same year, I was also selected in Haryana Civil Services. So I preferred that, and from there I got elevation in IAS. So this is the brief my career history. So I served in many capacities, as usually it happens with a civil servant, that he gets an opportunity to be at the subdivision level, then at the district level, then at the state level. So I had been HOD of many of the departments, and I had been a secretary agriculture as well. So today I had been asked to have the interaction with aspirants, particularly on the topic how to prepare for the civil services examination. Generally, we come across one query that sir kindly tell us how to remain motivated throughout the year. This is the journal query. So we'll touch this as well. Now you are appearing in your prelim examination. We'll also touch the edges where you will feel trouble and how to overcome it. और आप बड़े लक्की हैं कि इन्होंने आपको कैसे न्यूज़पेपर पढ़ाए ये अच्छी तरह से बताया है, और न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन कैसे निकालें ये भी अच्छी तरह से बताया है। तो इनका जो टेक्निक है आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। देखो, मैं तो रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, और मैंने बहुत सारे एग्जामिनर्स भी बनाए हैं और एग्जामिनर्स के साथ इंटरेक्शन भी किया है। और अब हम कई जो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं दिल्ली में, उनके मॉक टेस्ट में भी इस साल से बैठना शुरू कर दिया है। तो मैंने भी 150 के आसपास स्टूडेंट्स निकाले हैं, 10-15 मॉक टेस्ट में बैठा हूँ। तो डॉक्टर साहब का जो तरीका है और जो अप्रोच है, यू कैन रिलाई ऑन दैट। अभी हमारे HCS का भी एग्जाम हुआ था और दूसरे भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हुए हैं। हमने उनमें भी देखा कि इनके जो तरीके हैं और जो क्वेश्चन निकालने का एक प्रयास है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आप जो इनका ये टेक्निक है, यू कैन रिलाई, दिस इज व्हाट आई वांट टू एम्फेसाइज अपॉन। सो दिस इज गुड कि वो मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं डॉक्टर साहब आप। तो ये और भी अच्छी बात है कि मॉक टेस्ट अप्रोच भी है आपकी। उससे स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा, एस्पिरेंट्स को, कि कितना उनको आता है और वो कहाँ खड़े हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट की जिसको मैं आपको जरा एम्फेटिकली कहना चाह रहा था कि इधर उधर झांकने की बजाय आप करंट के लिए जो है ना डॉक्टर साहब के मटेरियल पे विश्वास करें। दूसरा बात यह है कि अ, मैं अपनी तरफ से 2-3 बातें और आपको बताना चाहूंगा। हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहता है, या हम जो यंग जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपने अपनी जो एनालिटिकल पावर है वो किसी तरह से बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़े, ये एक बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि यूपीएससी ने तो आपकी एनालिटिकल पावर को एडजस्ट करना है। उन्होंने आपके क्रैमिंग पावर को और फैक्ट्स को, फिगर्स कितने याद हैं उसको नहीं देखना। तो ये देखने के लिए कि एनालिटिकल पावर आपकी कितनी है, एक अ, तरीका इसका हर एक का अपना अपना तरीका है। मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूं तो मैं ये कहूंगा कि आप बड़ा सीरियसली पढ़ें। सीरियसली पढ़ें का मतलब ये हुआ कि पढ़ें भी उसको, और फिर किसी अपने साथी के साथ थोड़ा डिस्कस भी करें। उससे आपका एनालिसिस बढ़ेगा, बिकॉज वो कोई ना कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी उठाएगा।
जो क्वेश्चन और क्वेरी उठाएगा आप उसका एकदम से कोई आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। इसी तरह से टॉपिक जो है वो एनालिटिकली एनालिसिस हो जाएगा। अपने आप भी आप एक टॉपिक को जब पढ़ते हैं, थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसको मनन भी करें। जब आप मनन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एनालिसिस होता है। उसको 4-5 एंगल से मनन करें, है क्या वो, उसके बारे में क्या है, वाई वट के क्वेश्चन उठाएं, साधारण व्यक्ति इसको किस तरीके से देखता है, देश की डेवलपमेंट में ये टॉपिक कैसे काम आता है, सरकार इसके ऊपर कितना पैसा लगा रही है, इससे आम आदमी को क्या फायदा है। अब हिंदुस्तान तो बड़ा गरीब मुल्क है, तो आम जो गरीबी से नीचे रहने वाले हैं उनको कोई फायदा होगा, पॉपुलेशन को, मास पॉपुलेशन को क्या फायदा होगा, इससे दिक्कत क्या आएंगी। इस तरह से आप उसको चाहों और सोचें। सोचने के बाद उस टॉपिक पे आपका एक एनालिसिस हो जाएगा। जैसे जितने भी इंटरनेशनल सब्जेक्ट मैटर हैं उनके ऊपर आप हमेशा इस नजर से देखें कि उस देश के अलावा हमें क्या फायदा और नुकसान है, लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में। अ, पीछे की जो हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री हमारी क्या रही है उनके साथ। अ, इसी तरह से जो नेशनल हमारे इवेंट्स होते हैं, उन नेशनल इवेंट्स को भी आप, जो मैंने आपको बताया कि 5-4 एंगल से एनालिसिस जरूर करें। अगला बात ये है कि आप जो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कंपैरिजन करने को होता है। कंपैरिजन करने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द है, ये शब्द तो कोई आज का नहीं है, डिकेड्स बैक है, चला आ रहा है, लेकिन कोई नई डेवलपमेंट इस पे हो जाती है। तो आपको जो नई डेवलपमेंट होती है वो और पुरानी डेवलपमेंट को, पुराना वर्सेस नया, उसको आपको रखना पड़ेगा, उसका एक कंपैरिजन रखना पड़ेगा। साथ के साथ कुछ नए टेक्निक्स भी आ जाती हैं। जैसे मसलन हम तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि मेरी तो लास्ट पोस्टिंग भी वो रही थी, और हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर करीब 50% लोगों का लिवलीहुड भी आज के दिन भी 47 से 50% लोग इसके लिवलीहुड पे हैं, और पॉपुलेशन भी जो है ना करीब 60-65% इस पे निर्भर होती है। बड़ा एरिया। तो उसमें पुरानी जो टेक्निक्स और नई टेक्निक्स हैं उसका भी कंपैरिजन करें। यानी कि हमने जो जर्नी की है एक जगह से और दूसरी जगह पे, मान लो कि आप अर्बनाइजेशन की बात करें, पीछे हम कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हुए हैं। कोई ड्रेनेज की बात करें तो हमने क्या ट्रेवल किया है हर फील्ड के अंदर, चाहे किसी का कंजप्शन पैटर्न ही क्यों ना देखना हो। तो आपने एक फैक्ट्स और फिगर के साथ सोचना है। थोड़ा सा फैक्ट्स फिगर एक पेज आप रखें हमेशा अपने उस पे लिखने वाले फट्टे पे लगा लें, और उस पे लिखते चले जाएं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर, और कोशिश करें उस फैक्ट्स फिगर को रिवाइज करते रहें। कहीं कोई शक है, अगली बात, यदि कहीं कोई शक है आपको तो उसको पहले क्लेरिफाई करो। किसी भी मामले में, किसी फैक्ट के ऊपर, किसी सब्जेक्ट मैटर पे आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले उसको आप क्लेरिफाई करो, तभी आगे बढ़ो। ये नहीं कि अनक्लैरिफाइड चीज को छोड़ दिया आपने। यदि आपने उसको छोड़ दिया, आपके पास समय नहीं है, तो एक डायरी बनाएं, उसके पहले पृष्ठ पे या आखिरी पृष्ठ पे उस क्वेश्चन को लिख लें। फिर अपने किसी दोस्त से पूछें, कुलीग से पूछें, टीचर से पूछें, या खाली टाइम में गूगल बाबा से पूछें। कोई भी चीज आपकी अनक्लैरिफाइड नहीं रहे, ये लाइफ के बारे में भी है और ये इस प्रिपरेशन के भी बारे में है। क्योंकि एक बार आप एग्जाम में बैठ गए, अचानक आपके दिमाग में आया ओफो ये चीज तो मैंने छोड़ दी थी, आपको बड़ा दुख होएगा। आप इंटरव्यू में बैठ गए, आपको पता लगा ओफो ये चीज तो मैंने छोड़ दी थी, अच्छा होता तो मैं इसको क्लेरिफाई करा लेता, अब ये क्वेश्चन मेरे मुंह के आगे फिर आ गया है। सो काइंडली इसको आप एक हैबिट बना लें, अदरवाइज यू विल बी एट लॉस। मैं अगली बात ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपका जो समय होता है, खासकर तो एग्जामिनेशन के 2-3 महीने पहले, उसको अच्छी तरह से आप उसको बांट लें समय को। ये तो सभी स्टूडेंट करते ही रहते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज या कितने क्वेश्चन जो है ना वो एक्सपेक्टेड है, उसके हिसाब से नहीं बांटते, क्योंकि वहां तो वेटेज होना है और वेट के हिसाब से आपने चलना है। तो सारा जो बंटवारा है आपके समय का, कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे कौन सी लेबर करें, वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। वहां तो एक लेखा जोखा होना है आपके स्कोर का, तो स्कोर के हिसाब से अपनी समय की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करें।
नेक्स्ट ये है कि जितने भी आपने मटेरियल को हैंडल किया है उस मटेरियल का आप टिप्स बनाएं। कोई रजिस्टर में लिखें या कोई पेपर्स पे लिखते हैं तो बाद में उसको स्टेपल करके क्लासिफाई करके रखें। और उन टिप्स को आप डेली बेसिस पे रिवाइज करो। जैसे हम बुजुर्गों को देखते थे, वो एक माला लेके और मंत्र जाप किया करते, बार बार प्रतिदिन करते थे, या हम आरती है या हम कोई दूसरी और बातें हैं। बच्चों को भी आप देखते हैं प्रेयर्स करते हैं स्कूल में, उनको पूरी प्रेयर, छोटे बच्चों को अर्थ नहीं पता फिर भी याद हो जाती है। तो ऐसे ही आप को ये जो क्रैमिंग वाला पोर्शन है, ये क्रैमिंग का पोर्शन, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ये पोर्शन भी होता है, वो फैक्ट्स भी आपको, जैसे डाटा है, हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन वो क्रैमिंग सूझबूझ के साथ हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कोई मैप्स के ऊपर उसको लिख लें। सपोज कि आपके पास ट्रिब्यूटरीज हैं, आपके पास रिवर्स हैं, आपके पास डैम्स हैं, आपके पास कोई माउंटेन्स हैं, या ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का कोई भी एस्पेक्ट है, चाहे कोई पास है, चाहे कोई आपके पास मिनरल्स है या इंडस्ट्रीज है या क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं, कोई ग्रास लैंड्स हैं, कोई डेजर्ट्स हैं, ओशियंस हैं, करंट्स हैं, कोई लेक्स है, बेज हैं, सी है, इन सब को आप मैप पे दिखाएं, या कोई पॉलिटिकल मैप्स है या कोई इवेंट्स हैं, तो उनको प्रतिदिन देखें। 2 घंटा यदि संभव नहीं है तो 1 घंटा तो एटलीस्ट आपको इस तरह के फैक्ट्स को देखने के लिए प्रतिदिन रखना ही पड़ेगा। चाहे वो एग्जामिनेशन वाला दिन भी हो, उस दिन भी आपको 15-20 मिनट इन फैक्ट्स के अंदर से गुजरना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा चारा है ही नहीं। सभी लोग करते आए हैं, तो आप कोई अलग से एक्सेप्शन नहीं है, आपको भी ये करना पड़ेगा। हाँ, समय अलग अलग है, किसी का ज्यादा समय लगेगा, किसी का कम लगेगा। हो सकता है किसी को केवल 15 मिनट में ही गुजारा हो जाए, हो सकता है कि कोई इस तरह से बांट ले, मैं अल्टरनेट डेज पे करूंगा, आज मैंने माउंटेन्स कर लिए हैं तो मैं दूसरा और नेक्स्ट डे करूंगा। जैसे हम जिम में जाते हैं, एक दिन अपर लेवल की अपर बॉडी का एक्सरसाइज कर लिया, एक दिन लोअर बॉडी का कर लिया, फिर तीसरे दिन दूसरी एक्सरसाइज कर ली, एक दिन रेस्ट कर लिया। ऐसे ही यहाँ भी आप बांट सकते हैं इसको। अब ये बात रही कि एग्जाम के नजदीक कईयों को एग्जामिनेशन फीवर हो जाता है, उनको इतना डर लगता है कि उस फियर से फीवर हो गया, और उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में तो आप अपने डॉक्टर को जरा कंसल्ट करें, यदि कोई इस तरह की बात हो गई है समय रहते। और मैं तो ये कहूंगा कि कई पूछते हैं जी सोएं कितना, मेरे हिसाब से तो 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए। अगर इतना होने के बाद भी दिन में आपको झपकी आती है, नींद आती है, या तो वहीं अपने टेबल पे ही थोड़ा सा 15-20 मिनट सुस्ता लो, फिर भी वो सुस्ती नहीं उतरती, फिर आपको अपना सोने का आधा पौना घंटा बढ़ा देना चाहिए। खाना खाने के बाद एक बार तो सभी को झपकी आती है, हम तो ऐसे करते थे, जरा रेस्ट करके फिर दोबारा से लाइब्रेरी में बैठते थे। अच्छा खाना खाएं, बढ़िया, ताकि बाहर का खाना कई दफा अडल्ट्रेटेड है, या उसमें कोई इस ऐसा ना हो कि आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो बढ़िया ताज़ा खाना खाएं, और आप अपने स्ट्रेस पे काबू भी रखें। अ, ये तभी पॉसिबल है जब थोड़ा सा आप दूसरे अपने साथियों से इंटरेक्ट करते रहेंगे, तभी आप इस फियर को ओवरकम कर पाएंगे। और अपने मटेरियल को, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त आपके पास मटेरियल ढेर सारा अवेलेबल हो जाता है, कई दफ़ा तो आपके लैपटॉप में हो गया, कई दफ़ा आपके पास हार्ड कॉपियां हो जाती हैं। उसको जरा अरेंज करके रखें, टॉपिक वाइज अरेंज करके रखें, ताकि एग्जामिनेशन वाला वीक है उस वीक में आप उसको प्रॉपर रिवाइज कर पाए। और पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन वाली रात को आपको 4-5 घंटे जो पढ़ने को मिलते हैं। अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है कई दफा कैंडिडेट्स के द्वारा, या हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी सुबह पढ़ें या रात को पढ़ें। ये तो देखो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका बायोलॉजिकल रिदम क्या है, वो मॉर्निंग का है या नाइट का है, जैसी आपकी हेल्थ अलाउ करे। लॉन्ग रन में तो आपको समय पे रात को सोना पड़ेगा और सुबह अर्ली उठना पड़ेगा, लॉन्ग रन में। लेकिन ये 4-5 साल की जो स्टूडेंट लाइफ है, प्रिपरेशन की लाइफ है, इसमें तो आपके, जहां आपकी कंसंट्रेशन जिस हिसाब से बने, लेट जागने से या अर्ली उठने से, वैसे ही आप अपने स्तर पे डिसाइड कर लेना। मेरी तरफ से तो इतना ही था। अब कुछ इंटरेक्शन कर लेते हैं, एक आध कोई क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। डॉक्टर साहब आप जरा कहें, आप तो इनसे बात करते रहते हाँ, हो, इनका डॉक्टर कोई साहब एक क्वेश्चन। थोड़ा सा ये बताइए कि पेपर सेटर का माइंड सेट क्या होता है जब आप लोग पेपर सेट करवाते हैं।
पेपर देखो, मैंने 5 साल के तौर पे वहाँ काम किया है कमीशन में। हम पहले तो इंटरेक्ट करते हैं एग्जामिनर से और उनको पुराने पेपर भेजते हैं। पुराने पेपर जब आप एनालिसिस जरूर करें, पिछले 3 साल के पेपर भेजने का ही रिवाज है लगभग सभी कमीशन का। अब मुझे नहीं पता यूपीएससी के अपने क्या रिवाज हैं, और वो बताते भी नहीं, ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है। अब चूंकि हम रिटायर हो गए हैं और आपके साथ शेयर करने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो उसका जो जो माइंड सेट है टीचर का, वो सारा का सारा डिपेंड ये करता है कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊं, एक ऐसा उसका बॉडी और उसके रिस्पॉन्सेज ऐसे हों जिससे मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊं अच्छे और बुरे। बुरा तो नहीं कहना चाहिए, अच्छे और बहुत अच्छे में। क्योंकि यहाँ तो अच्छा और बहुत अच्छे का ही कंपटीशन है, सभी अच्छे हैं और फिर बहुत अच्छे छांटने हैं। तो वो एक इस तरह से क्वेश्चन को सेट करेगा जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि उस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए आपको बड़ा एनालिटिकली और सीरियसली देखना चाहिए हर स्टेटमेंट को। जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं मॉक में या आप अपने स्टैटिक में या किसी मटेरियल से, उसकी हर स्टेटमेंट को, उसकी बॉडी को और उसके रिस्पॉन्सेज को सीरियसली देखो। नॉलेज तो सबको होता है लेकिन उसको सीरियसली नहीं देखा जाता। जब आप सीरियसली नहीं देखते तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर ने तो आपको कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज करोगे तो वो एक भीड़ से एक अच्छे को और बहुत अच्छे को निकालेगा। तो ये उसका माइंड सेट रहता है, चाहे वो ज्योग्राफी का है। हाँ, जनरल नॉलेज में एक बात और है, आपको जान के आश्चर्य होगा, बिकॉज यू आर टू यंग नाउ। जनरल नॉलेज में कोई एक टीचर नहीं होता, वो हर फील्ड के आदमी से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बनवा लेते हैं, फिर किसी एक एक्सपर्ट से उसको स्टैंडर्डाइज करा के पेपर बना देते हैं। मान लो कि एक टीचर है, वो मेडिसिन का है, तो वो सामान्य तौर पे जरूर ये भी पूछेगा कि प्रोग्राम्स क्या हैं। वो ये भी पूछेगा ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिससे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो ये भी पूछेगा कि आमतौर पे एक हाइजीन के लिए एक पढ़े लिखे आदमी को कितना पता होना चाहिए। वो इस तरह के क्वेश्चन बना के और 5-4 आइटम बना के और पूल में डाल देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आइटम आपका आता है वो किसी न किसी एक अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया हुआ है। उसका माइंड सेट मोर और लेस वही है जो प्रोफेसर गोयल साहब का है। आपने तो ये सारे काम किए हुए हैं और देखा हुआ है, तो आप ही इनको अच्छी तरह से समझा लेना कि क्या माइंड सेट होता है। वो यही है जी जो आप बार बार बताते रहते हो। जी थैंक यू। और कोई बात आगे? अब कोई इनका इनके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ले Yes, लेते yes, हैं। yes, हाँ। yes. हाँ जी। Now I welcome you all. Yes, yes, हाँ, कोई कोई है इस yes. Somebody is asking. Good morning, sir. Good morning. Sir, Yes, yes. sir, my doubt is, sir, to वो what extent the India, But before you start, Sanipal, kindly let me know from which state you belong. sir, I belong from the Uttar Pradesh. Good. Good. Okay, now continue, please. Sir, good morning, sir. Sir, my doubt is about the to what extent India yearbook is important for us, and इंडिया, how हाँ it हाँ, यस यस, India yearbook हम and हाँ, how many chapters. इंडिया ईयर बुक जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। और आप इंडिया Yes, sir. ईयर बुक का, मैं तो ये कहूंगा कि उसकी रीडिंग लगाएं, कम से कम 2 रीडिंग हो, और उसमें से आप नोट्स बनाएं। ऐसे नावल रीडिंग से कोई फायदा नहीं। अपने आप आपको ये पता लग जाएगा इस पेज में से 4 बातें हैं जो काम की हैं। किसी पेज में 5 भी हो सकती हैं, किसी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंडिया ईयर बुक को पढ़ते हुए आप खाली पृष्ठ रख लें और उसके ऊपर लिखते चले जाएं, अपने नोट्स बना लें। जो सेकंड रीडिंग है वो आपकी अपने नोट से होएगी और वो पेंसिल से या स्केच पेन से उसमें निशान लगा लें। जो तीसरी रीडिंग होएगी वो केवल कलर्ड निशान वाली ही होएगी। आपको अपने आप पता लग गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट। तो ये एक तरीका है जो लगभग सभी करते आए, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने इंडिया ईयर बुक पे ही मार्जिन पे निशान लगा लिए थे, फिर उन्हीं को पढ़ा था और बाद में उसको टिप्स हमने कर लिया था। देखो 30 साल 40 साल पहले भी इंडिया ईयर बुक थी, आज भी है। ये तो एक बाइबल है जी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
Sir, second question is that, sir, about the time management of the current affairs and static portion, because a lot of time is spent over the current affairs, sir. So there is very less time remained for the static portion. So this is a challenge, sir, for. आप So ऐसा please guide. करें, हाँ आप ऐसा करें, करंट के लिए आपने जब ये सब्सक्राइब ही कर लिया है, रजिस्टर ही कर लिया है, तो प्रोफेसर गोयल वाले पे रिलाई करें। स्टैटिक का जहां से भी आप तैयारी करने हैं बुक से या मटेरियल से, उसी से करें। और इतना जरूर करें, एक छोटा सा आप ग्रुप बना लें आपस में, 4-5, जैसे आप अपने 4-5 दोस्तों का जो सीरियस हैं उनके साथ तीसरे चौथे दिन बात जरूर करें, चाहे आप सोशल मीडिया पे करें, व्हाट्सएप पे करें, या एक कॉल कॉल पे ही उनको जोड़ लें। अगर आपका प्रॉपर पॉसिबल नहीं है वीडियो कॉलिंग, आप तो ग्रुप भी बन जाता है ना, फोन पे ही जोड़ लें। और ये जरूर लिखें, क्या आपने पूछना है वो पहले ही लिख लें। हर मान लो आप 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त ने 3-3 बातें लिख ली डॉट लगा के, तो वो 3 बातों तक ही सीमित रहेगा। 3 बातों तक सीमित रहेगा तो 5 दिए 15, 15 में से 3 कॉमन निकल गई, 10 बातें तो नई एक दूसरे को शेयर करने को मिल गई ना, और उससे टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। ये बड़ा जरूरी है, इससे आपका टाइम ही बचेगा, वेस्ट नहीं होएगा। और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, करंट अगर आपका अच्छा बन गया है तो आप स्टैटिक पे चले जाएं। बाकी तो प्रोफेसर गोयल का अपना एक्सपीरियंस है, वो भी करेंगे, दूसरे और बच्चे भी बताएंगे जी। Sir, in the year India yearbook, sir, selected chapters we should read, or sir, whole book we should read. वो मैंने काफी सालों से बुक को देखा नहीं है, लेकिन पहली रीडिंग लगाते हुए हमें ये महसूस हो जाता है कि आधी किताब हमारे मतलब की है ही नहीं। तो आप जरा हम तो रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर गोयल को कि इनसे आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे निशान लगवा लें, या आपस में आप स्टूडेंट आपस में इस बात को शेयर कर लें। सारी किताब तो कहीं भी मीनिंगफुल नहीं है, ज्यादातर तो वो मीनिंगफुल होती है उस साल में कौन सा मटेरियल न्यूज़पेपर में अपीयर हुआ है, उसी को ज्यादा रेफर करें। मान लो अब इसरो का है, हाईलाइट ज्यादा हुआ हमारा, तो डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। कई दफा जो है रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं, वो टच हो जाते हैं, तो आप रूरल डेवलपमेंट वाली वो देखोगे। फिर भी मैं आपको बताऊं कि ईयर बुक के अंदर जो एग्रीकल्चर का डाटा है, जो रूरल डेवलपमेंट का डाटा है, जो पंचायत के इश्यूज हैं, जहां पे ज्यादा फाइनेंस, देखो आप बजट को देखो, बजट में से कौन कौन से सेक्टर्स में ज्यादा पैसा जाता है। डिफेंस में जाता है, लेकिन डिफेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके मतलब की नहीं है, वो डिफेंस में ही खर्च हो गया। परंतु यू मस्ट नो कि डिफेंस ने मोटा मोटा क्या नई चीज इंडक्ट की है विच हैज ए नेशनल सिग्निफिकेंस। इसरो का आपने बजट नहीं देखना, इसरो ने कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें जो नेशनल डेवलपमेंट की और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। परंतु कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी आपको स्कीम तक पता होनी चाहिए, जो रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि ये सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट है, कोई एजुकेशन का है। ये जो 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी तो स्कीमों तक का आपको पता होना चाहिए। अब एक नरेगा है, जैसे नरेगा का की तो ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, बजटरी प्रॉब्लम्स क्या है, बजट कितना चला जाता है। तो ये बातें भी परी में इसका किसी न किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकती है, और मेंस में तो डेफिनेटली आपको ये सारा नॉलेज काम आएगा ही आएगा जी। नेक्स्ट। Sir, my last doubt is, please, sir. हाँ हाँ प्लीज। Please share, sir, some 2 to 3 tips, sir, for the interview for preparation from till. इंटरव्यू पे, हाँ हाँ इंटरव्यू पे आपको मैंने एक बुकलेट जो ना 80 पेज की बनाई है, किसी कोचिंग सेंटर ने उसको पब्लिश किया है। वो पीडीएफ जो है ना, मैं गोयल साहब को भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गोयल साहब सबके साथ वो पीडीएफ शेयर कर लेना, वो 80 पेज की। वो कहीं Yes. ना कहीं वो पहले 4-5 पेज तो एवरी ईयर के लिए मीनिंगफुल रहते ही हैं। तो वो आप तब पढ़ना जब आपका परी से खाली हो जाए, उसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको No, sir. ज्यादा ही उसमें ज्यादा ही क्यूरियोसिटी है, तो उसमें 15 मिनट से ज्यादा मत लगाना, एक बार स्क्रॉल करके छोड़ देना फिर। Sure, sir. ठीक Because, ठीक sir, ओके। my next interview is for the IB, sir. Because recently we आईबी have cleared. जो हमने बुकलेट बनाया है वो हमने यूपीएससी के हिसाब से बनाया है। आई डू नॉट नो वेदर आईबी के लिए यूपीएससी इंटरव्यू लेता है या लेता है क्या आईबी, Yes, आईबी का sir. या आईबी का अपना बोर्ड है, मुझे नहीं मालूम। अगर यूपीएससी लेता है तो मेरा मेरा जो ये मटेरियल है उसके बिगनिंग के पेजेस आपके काम आएंगे। यदि उसका अलग बोर्ड है तो भी काम आएंगे।
Yes. Thank you, sir. Thank you for guiding us. Right. Thanks, Satan. Next candidate. Next. डॉक्टर साहब इनके रोजाना मेरे पास क्वेश्चन आते हैं 1-to-1 जो है लाइव क्लास में। हम्म। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं और कई जी, बच्चे तो जी। ऐसे 3-4 बार प्रीलिमिनरी नहीं हुआ। वो कैसे एंथुसियास्टिक स्टे करें? हाउ टू स्टे वो एंथुसियास्टिक? वो मैंने बताया, बातों में मैंने बताया था कि पिछले 3 साल के पेपर्स को उन्होंने चाहिए कि घंटा एक वो उसको अच्छी तरह से एनालिसिस करें। 3 साल के पेपर्स को जब वो उसको सब्जेक्ट वाइज कई किताबों में आ जाते हैं, कौन टॉपिक सब्जेक्ट वाइज छांट देते हैं वो, नहीं तो ये अपने आप ही देख लेंगे। उसकी डेप्थ देखो और फिर ये देखो कि जो मटेरियल आप दे रहे हैं वो, जैसे करंट का आप तो सिर्फ करंट को ही टच कर रहे हो ना, तो करंट में तो वो डेप्थ आपने अपने आप ही बना ली, तो वहां तो इनका टाइम बच जाएगा। स्टैटिक में उनको डेप्थ देख के और फिर उस हिसाब से अपने टिप्स को दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप एक एनालिटिकल बात को छोड़ गए। मान लो कि ज्यादातर बच्चे से फॉर एग्जांपल पॉलिटी ही है, पॉलिटी में एक क्वेश्चन आया, पहले तो आप ये देखोगे कि पॉलिटी के अंदर कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन सेट करता है। अब 3 साल में उसने वो 3 या 4 एरियाज ही टच किए हैं, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादा किसी के पास समय है, जो पुराना कैंडिडेट है वो 10 साल के अंदर ये देख लेगा कि पॉलिटी में कौन कौन से एरियाज को वो हाथ लगाता है, तो उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। दे आर द इम्पोर्टेंट। अब मान लो कि एक हार्डली कोई क्वेश्चन आया होगा, जितना मेरा ज्ञान है, कि एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में प्रोसेस कैसे होता है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी डेप्थ नहीं दे रहा, और आया है तो इसका मतलब वो डेप्थ दे रहा है, तो उसको फिर पता होना चाहिए। तो ऐसे ही कैंडिडेट्स को स्टैटिक पोर्शन में पुराने क्वेश्चन से डेप्थ को देख के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख के अपने एनर्जी को बचाना है। दैट इज द स्ट्रेटेजी। बच्चे जी कई बार सर ये कहते हैं कि वो जो है प्रोसेस में जो है तैयारी करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका नहीं जो नहीं, है मैंने वो आप डिस्ट्रैक्शन तो मन जो है ना वो बंदर के माफिक होता है, इधर उधर भागता है। मैं भी बात कर रहा हूँ तो चलो एक बड़ी उम्र हो गई, इस कारण से मेरा मन कंपैरेटिवली नहीं भागेगा, वो मोर फोकस्ड रहेगा। बच्चे का तो, जिसका अभी सफाई नहीं है, उसका करियर ही नहीं सेटल हुआ, वो 24 घंटे तो यही चिंता करता रहता है कि मेरा क्या बनेगा। तो उसने अपने इस चिंता को किसी तरह से रिजोल्व करना होगा। बेस्ट तरीका ये है, प्रतिदिन 5 मिनट के लिए शांति से बैठें सुबह, और ये देखें कि मैंने दिन में क्या करना है, और उसको कागज पे लिख लें। और शाम को शांति से सोने से पहले एक कागज लें और ये देखें कि मैंने किसी के साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं की, ऊंचा नीचा तो नहीं बोला, गुस्सा तो नहीं किया। उसको डॉट लगाओ और सोचो कि मैं कल नहीं करूंगा। जब जो बच्चे ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, वो फिर डिस्टर्ब बड़े होते हैं। ओहो, मैंने अपने उस दोस्त को ये क्यों कहा, मैंने मम्मी पापा को ये कहा, बहन को ये क्यों कहा, फिर वो तंग होते हैं। उससे उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो वो अपनी आदत को बदल ले के कल मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसको ये भी पता लग जाएगा कि आज मैंने बगैर मतलब चाय के लिए इतनी दूर गया, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर शाम को उसको ये भी महसूस हो जाएगा कि उस दोस्त के साथ मैंने 15 मिनट वाहियात में बात की, उसका क्या प्रयोजन था। मैं अपने समय को यहाँ बचा सकता था, मैंने वहां जाने की जरूरत नहीं थी। तो ये 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, ये जो एक पेपर एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा सा कर लेना चाहिए। फिर तो 5-4 दिन के बाद उन पीस ऑफ पेपर को फाड़ दो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम भी अपनी एक छोटी सी डायरी लिखते थे, उसमें किसी को दिखाया नहीं करते, चुपचाप अलमीरा में रख दिया करते। तो ऐसे आप भी, ये लोग भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दैट इज द ओनली वे, और कोई तरीका तो है ही नहीं। हर आदमी का लेवल अलग है, कोई सेंसिटिव ज्यादा है, कोई सेंसिटिव कम है, सबका अलग अलग लेवल है। जी, और आप सब एक बताएं, क्वेश्चन आप मेरा भी लास्ट, तो आप कुछ मेरा ऐड करें इसमें। हाँ, हाँ, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपके जी जी जी। आपके मुझे पता चला एक बार जो है मेन में 190 के करीब थे ऑप्शनल में एक पेपर में आउट ऑफ 300, तो एक तो नहीं और नहीं, इस तरह से जब आप हाँ, वो मैंने दोबारा देखा था, वो ईयर मैंने ड्रॉप कर दिया। आपसे फोन पे बात होने के बाद मैंने दोबारा देखा। वो पहला पेपर उन दिनों में जनरल नॉलेज का ही होता था, उसके 2 पेपर होते थे। फिर मैंने वो दोनों ऑप्शनल ड्रॉप कर दिए और फिर मैं इस सर्विस में आ गया था, जो जो सर्विस, सिविल सर्विस, ये ज्वाइन करना मेरे लिए जरूरी था। इनकी बहुत कॉल आ गई थी।
वो पहली बार का मैंने अपना स्कोर उठाया था, वो भी अच्छा स्कोर था, 180 प्लस का ही था वो स्कोर भी, एग्रीकल्चर का ही था। एक पेपर में। तो इतना स्कोर आता है, 60% भी स्कोर आता है, जैसे मैंने अपना जनरल नॉलेज का स्कोर बताया और ऑप्शनल का ही बता आता है। लेकिन दूसरा पेपर फिर एकदम से डाउन आ जाएगा। स्टैटिक स्कोर नहीं, कई दफा होता है, कई दफा एक पैटर्न स्कोर भी होता है। अच्छा, 52%, 52, 53, 54, 50, इस तरह से भी आता है। और कई दफा आप जंप भी मार देते हो, 60% भी चला जाता है। तो ये रेयरली होता है, ऐसा अमूमन होता नहीं, पर चांसेस हैं, हो जाता है। जी जी, ये तो मेंस की Yes. बात है, अभी तो ये प्रीलिम में उलझे Yes, हुए yes. हैं। Aspirants हाँ are requested to raise the query, हाँ, raise their doubt. मैं आई विल रिक्वेस्ट, मुझे फिर जरा डिटैच होना है, मैं फिर चला जाऊंगा, कहीं जाना है, तो काइंडली आई एम हेयर विद यू फॉर 5 मिनट्स, प्लीज बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम से बेसिकली बात कर रहा हूँ। सर ये हाँ मेरा हयात, फर्स्ट कंटिन्यू अटेम्प्ट प्लीज। और सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने अपना ऑप्शनल का प्रिपरेशन कवर किया है और लास्ट से 1 डेढ़ महीने से मैंने प्रीलिम्स की अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत किया है सर। तो बट इस 1.5 महीने में मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने स्टडी तो कर लिया है सर, बट रिवीजन के वक्त में मुझे क्योंकि नए टॉपिक्स को भी कवर करना है और अलोंग साइड जो मेरा लाइक इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के कुछ सर्टेन सेक्शन उनको रिवाइज। तो ये मेरा टास्क सर अराउंड 8 to 10 आवर्स से जा रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि ये पोटेंशियल जो मेरा है उसके साथ पीछे जा रहा है, लैग हो रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से मैनेज किया जाए सर, वो समझ में नहीं आता जो और इसके वजह हाँ से हाँ कभी हयात, कभी लैग कर मैं जाता आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा मदद करूँ। ये 8 से 10 घंटे बहुत होता है, इससे ज्यादा आप करोगे तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होएगी। अ, दूसरा ये कि आपका अभी से ऑप्शनल में आप डेविएट हो जाते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा 15-20 मिनट उसको पढ़ के छोड़ दो, इस वक्त आप ऑप्शनल में समय लगाओगे। मुझे तो यही कहना है आपको, एडवाइस मैं ये करूंगा कि ऑप्शनल में से वो चीज देखो जो आपके परी में कवर होती है, उसको करो। सारा एनर्जी अगर आज से ऑप्शनल में लगा दोगे, परी की स्टेज बड़ी मुश्किल होती है, आपका पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में परी की स्टेज इज वेरी, वेरी क्रूशियल स्टेज। तो ऑप्शनल में से वो देखो जो परी में आ रहा है, और फिर भी आपका मन नहीं मानता तो ऑप्शनल को एक दिन में आप 1 घंटे से ज्यादा समय मत दो, बाद में भी समय बच जाएगा पेपर के बाद आपके पास। जी, तो मैंने 3 बात बताई, मैं फिर रिपीट करता हूँ। एक ये कि 8-9 घंटे पढ़ना बहुत होता है। दूसरा ये कि अभी से आप ऑप्शनल में समय ज्यादा लगाओगे तो दिक्कत आएगी, उसमें से पहले वो पोर्शन करो जो परी में कवर होता है। तीसरी बात मैंने ये बताई कि फिर भी आपसे नहीं रहा जाता तो 1 घंटे से ज्यादा ऑप्शनल को मत दो। परी बहुत वास्ट है, इसलिए कह रहा हूँ, परी बहुत वास्ट है। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? सर हाँ मेरे को सर एक छोटी सी चीज पूछनी है सर लास्ट, जो मतलब सर जैसे हम हाँ पढ़ाई तो सारी कर लेते हैं, हम प्लान भी बना लेते हैं और हाँ, कोई हर्ष गाइडेंस चाहिए तो कौन सी स्टेट्स, कौन सी स्टेट से हो हर्ष आप? सर हरियाणा से सर, हरियाणा। अच्छा ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। यस सर। सर एक्चुअली हम प्लान भी बना लेते हैं, हम स्ट्रेटेजाइज भी कर लेते हैं हर चीज पर, सर कई बार है ना हफ्ते 2 हफ्ते में घबराहट हो जाती है सर। ऐसे घबराहट मतलब कि क्या होगा, मतलब सब कुछ अच्छा चलता है पर सर किसी दिन ऐसे मतलब आधे घंटे भी खाली बैठ के तो लगता है यार हम पढ़ तो रोज रहे हैं, कुछ रोज रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा हमको, और टेंशन हो जाती है कि क्या होगा, मतलब ये ऐसे कई बार हो जाता है, मतलब प्लान एग्जीक्यूट करते हुए भी हाँ हाँ हाँ, वो अंदर इसलिए से। होता है, हाँ हाँ हाँ, वो हर्ष इसलिए होता है कि आपने अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सपने तो लेने पड़ेंगे, बगैर सपने के आप उड़ान नहीं कर सकते। अब उस सपनों को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करते हुए आप बड़ी प्लान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जब आप टुकड़ों में तोड़ोगे तो वो आपकी जर्नी मेजर हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा मैंने ये चैप्टर कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो आपका फिर परफॉर्मेंस परसेंटेज निकलाएगा। एक एक और भी बात है कि जब आपकी तैयारी 1 साल की क्रॉस कर जाती है तो आप कोई दूसरे एग्जाम भी दो, अदर लाइक एग्जाम का मतलब ये हुआ कि दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी मेहनत कहीं और पहले काम आ जाए, तो वहां से आप फिर एलिवेट हो जाओ, अ, और यूपीएससी का फिर दो। तो आपने ग्रुप बी प्लान हमेशा रखनी होती है।
दैट डजंट मीन कि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं नहीं नहीं। ग्रुप बी प्लान एक सभी रखते हैं, और लाइक एग्जाम देना तो एक प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट भी तो देते ही हो। आप ये मानो कि एक मॉक टेस्ट देने चले गए, उससे आपका एक फिक्स हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो। आपको पता, जैसे एक धावक है, वो एकदम से तो ओलंपिक में नहीं जाता ना, पहले वो हर स्टेज के ऊपर अपने आप को क्वालिफाई करता है, और कई बार वो पार्टिसिपेट भी करता है टूर्नामेंट्स में। जब टूर्नामेंट्स नहीं होती तो उसकी जो कैंप्स लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स में उसके टाइमिंग्स नोट किए जाते हैं। तो ऐसे ही आपके यूं मानो ये मॉक जो है, और ये जो दूसरे स्टेट के एग्जाम है, ये दे आर लाइक मॉक, दीज आर योर ट्रेनिंग कैंप्स। ये दीज आर नॉट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट तो असली वही है यूपीएससी का, छोटे टूर्नामेंट तो आप इनको कह सकते हो। यहाँ से आपको यस सर। अपना पैमाना, यहाँ से आपको अपना पैमाना फिक्स हो जाएगा कि आप खड़े कहाँ हो, ये पता लग जाएगा। नहीं तो फिर आप स्ट्रेटेजी बदलो। Good गोयल। morning, sir. हाँ हाँ प्लीज, नीलेश, यस कंटिन्यू। Yes, sir. I'm from Jharkhand. या प्लीज। Sir, I want to ask a small question related to prelims. Sir, in few days we have been observing that due to the pattern of UPSC which is not fixed, so prelims is getting much difficult. And uh, in my view, I am more or less subjective kind of person, so I am more comfortable there in mains. और सर ये काफी वास्ट भी हो जाता है प्रीलिम्स का कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े, बुक्स भी हैं तो उसमें भी सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द फैक्ट्स एंड द लाइंस। सर उसको कैसे मिनिमाइज करें, हाउ टू मिनिमाइज दैट थिंग? Nilesh, this is a common question which all of the students generally they put near the examination, and they face this type of the difficulties. The one solution is you make your tips. Until unless you have tips available with you, your own notes, आपको सारा सिलेबस बड़ा ही लगेगा, सारी किताब बल्कि ही लगेंगी। A book which has which has covered the topics, various topics in 1000 pages, यदि आपके पास अपने नोट्स हैं, अपने टिप्स हैं, you have reduced them to less than 50 pages, बस उसी को पढ़ो, अपने 50 को। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एवरी टाइम आप 1000 पेज की किताब को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन 50 पेजेस जो आपके हैं उसको तो आप रिवाइज कर ही सकते हो। तो किताब को पढ़ते हुए अपने पेजेस रखो, और उसको चैप्टर वाइज जो है ना उसके ऊपर अपना नोट कर लो। अ, जितनी बारी आप बुक्स को पढ़ोगे, जितनी बारी आप अपने नोट्स को पढ़ोगे, उतना ही वो छोटा होता चला जाएगा। पहले दिन तो वो एक जी हजार पेज की जी होती सर। है, पहले दिन वो 1000 पेज की होती है, 3 महीने के बाद वो जो है ना 100 पेज का आपका नोट्स बुक का आपकी नोटबुक में आ गया। तीसरे चौथे पांचवें महीने में वो और छोटा हो जाता है, और एक ऐसा समय आता है जो आप अपने उस रजिस्टर को या उस स्टेपल्ड पेजेस को एक दिन में ही खत्म कर दोगे। सो दैट इज द ओनली तरीका। सर ये एक और छोटा सा डाउट था सर, ये लास्ट मोमेंट जो होता है जैसे 2 months बिफोर, तो उसमें एनसीईआरटी पढ़ना कितना रेलेवेंट रहेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली? देखो, परी में आपको अ, एक बारी आपने पढ़ लिया, आपके नोट्स बन गए, बस अपने वो नोट्स को ही देखो फिर। क्योंकि आप अच्छा, पहली जो ओके रीडिंग, ओके। हाँ पहली जो रीडिंग लगाते हो वो बड़ा एनालिटिकली लगाते हो वो रीडिंग। अब उसको आपने समझ तो लिया ही ना, फिर तो सिर्फ उसको याद रखना है, समझ तो आपको आ गई। यदि पहली रीडिंग आपकी अच्छी नहीं लगी है तो फिर आप सेकंड रीडिंग लगाओ। नोट्स बनने तक आपको उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर आपने नोट्स बना लिया, नोट्स का तो मतलब क्या होता है, नोट्स का मतलब ये हुआ ना कि इस पेज में मोटे तौर पे ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा स्ट्राइक कर रही है, उसी को आप अंडरलाइन करते हो। वो एक फैक्ट भी हो सकता है, वो एक ऐसी चीज भी हो सकती है जो आपकी समझ में पहली बार ही आई है। बाकी तो पूरा पेज आपके दिमाग में बैठ ही गया पढ़ने के बाद। और हर पेज पे ऐसे भी नहीं कि एग्जामिनर कहीं रुकेगा। एग्जामिनर तो वहीं रुकेगा उस पेज पे जहां उसको कोई स्ट्राइकिंग चीज नजर आएगी, वो अपने क्वेश्चन को वहीं फ्रेम करेगा। जब तक वो स्ट्राइकिंग चीज है, वो किसी दूसरे को डिस्टिंग्विश करती है, कहीं कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं। आफ्टर ऑल टीचर भी जो सेटर है वो भी तो किसी टाइम आपकी तरह से स्टूडेंट ही रहा था, उसको भी पता है स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, उसने उसको वहीं तो पकड़ना है। सो आपका जो नोट्स है और नोट्स की जो क्वालिटी है और उसकी जो डेप्थ है,
दैट डजंट मीन कि दोबारा से 1000 पेज को फिर रीराइट कर लो, ये इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपने वो चीज पकड़ ली जो एग्जामिनर को भी स्ट्राइक करती है और आपको भी करती है और जो दूसरों को भी कंफ्यूज करती है। इसके लिए अच्छा तरीका ये है जो हम लोग भी करते थे और आप भी करें, अपने 5-4 दोस्तों के साथ सप्ताह में 1-2 बार हेलो शेलो कर लिया करो, उनसे पूछ लिया करो। So nice of you. थैंक आपने यू। बड़ा अच्छा जो है, you kindly continue and allow me to leave. Thank you so much. Thank you. okay.